प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलज के अनुप्रयोग। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था डेरिवेटिव्स फाइंड करना यानी अवकलन करना यानी अवकलज ज्ञात करना। आज हम लोग सीखेंगे कि उसके क्या अनुप्रयोग होते हैं यानी एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। यानी राशियों में परिवर्तन की दर, ये हमारा पहला एप्लीकेशन है। तो इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कोई राशि है, क्वांटिटी है, तो उसमें रेट ऑफ चेंज यानी जो उसमें परिवर्तन की दर है वो किस हिसाब से होती है। इसको हम पहले समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। जैसे हम सभी ने परिभाषा पढ़ी है ये किसका फॉर्मूला लिखा है? ये फॉर्मूला लिखा है हमारा त्वरण का। ठीक, तो हम लोगों ने त्वरण की परिभाषा क्या पढ़ी है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यही तो हम सभी ने परिभाषा पढ़ी है। तो वेग परिवर्तन की दर इतना आया। तो वेग परिवर्तन, वेग क्या होता है? v। हम लोग जानते हैं परिवर्तन यानी डिफरेंस के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? डेल्टा यूज कर लेते हैं। तो डेल्टा v क्या हो गया? वेग परिवर्तन। अब दर, दर का मतलब क्या है कि अपॉन में डेल्टा t यानी वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, तो जब भी हमारा इस तरीके से कहीं भी बोला जाता है कि इसके परिवर्तन की दर, जब दर कहेगा तो उसका मतलब है अपॉन में क्या लगेगा? डेल्टा टी यानी समय अंतराल वहां पर यूज होगा। ठीक, या तो फिर पर्टिकुलर कह दिया जाए कि इसके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है तो अपॉन में बोला जाएगा। फिलहाल जब भी परिवर्तन की दर कहेगा, जिसमें जैसे ये क्या है? वेग परिवर्तन की दर, तो वेग परिवर्तन यानी डेल्टा वी और दर है इसलिए अपॉन में क्या है? डेल्टा टी है। ठीक, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेल्टा तो ज्यादा बड़ा अंतर को, डिफरेंस को डिनोट करता है, लेकिन हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ते हैं डी। डी का मतलब भी वही है, बस फर्क कितना है? डीवी का मतलब है सूक्ष्म अंतराल, यानी वेग परिवर्तन में बहुत ही सूक्ष्म डिफरेंस हो रहा है और टाइम भी बहुत ही कम है। तो डीवी अपॉन डीटी भी यही चीज है। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राशियों में परिवर्तन की दर। तो देखिए डीवी अपॉन डीटी ये वेग परिवर्तन की दर है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन है y जो कि x का फंक्शन है y इक्वल fx, तो dy अपॉन dx क्या होता है? y में x के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर। ठीक, लेकिन x के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर है इसलिए अपॉन में dx लिखा है, और केवल परिवर्तन की दर होता है तो अपॉन में dt लिखते हैं। ठीक, तो ये dy dx क्या है कि y में x के रिस्पेक्ट में जो चेंज ऑफ रेट है वो डिनोट करता है dy dx। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी जो हमने dy dx है उसका हम किस तरह से यहाँ पर यूज करेंगे रेट ऑफ चेंज में। तो इसके लिए हमको कुछ बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे सर्किल का एरिया, सर्किल की सरकमफ्रेंस, क्यूब का वॉल्यूम। इस तरीके से हमको जो हम लोगों के बेसिक फॉर्मूले हैं वो हमको पता होने चाहिए। चलिए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। जैसे पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस? कहने का मतलब यह है कि कोई सर्किल है जो उसकी रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रही है, यानी उसमें वृद्धि हो रही है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इट्स सरकमफ्रेंस? तो फिर जो उसकी सरकमफ्रेंस है यानी वृत्त की परिधि जो है उसमें इंक्रीजमेंट कितना होगा ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल आर सेंटीमीटर। देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो रेडियस को सेंटीमीटर में लेट करेंगे, मीटर में दिया होता तो मीटर में लेट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सर्किल है, ये सर्किल है
और ये इसकी रेडियस है r। तो अगर रेडियस इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है सर्किल हमारा बड़ा होगा, और जब सर्किल बड़ा होगा तो उसकी सरकमफ्रेंस, एरिया, ये सब बड़े होंगे। तो अगर रेडियस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सरकमफ्रेंस यानी परिधि भी बढ़ेगी। तभी यहाँ पे लिखा है इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। ठीक, तो सरकमफ्रेंस में कितना इंक्रीजमेंट होगा यहाँ पर। तो लेट रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल r। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज, ध्यान रहे रेट ऑफ चेंज किसमें रेट ऑफ चेंज है, रेडियस में। तो जैसे अभी हमने लिखा था कि वेग परिवर्तन की दर, तो क्या लिखा था dv/dt, यानी v में चेंजिंग हो रही थी, और यहाँ चेंजिंग किसमें है, रेडियस में। तो इसका मतलब है dr/dt। रेट ऑफ चेंज यानी अपॉन में dt, रेडियस में इसलिए dr। तो dr/dt कितना हो गया, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी जो रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर हर एक सेकेंड में इंक्रीज कर रही है। तो फिर सरकमफ्रेंस यानी परिधि हर एक सेकेंड में कितना इंक्रीज करेगी ये बताना है। ठीक, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो सरकमफ्रेंस को c से डिनोट कर लिया। फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई r। ठीक, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें भी दिया है। एरिया होता तो एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है। तो dc/dt इक्वल 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में लिखा है 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा dr/dt। ये सब डिफरेंशिएशन करना हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसमें वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे। तो 2 पाई और dr/dt कितना है, 0.7। तो 0.7। एक चीज और ध्यान रखें, अगर इंक्रीज है तो साइन प्लस का होगा, और डिक्रीज है तो साइन माइनस का होगा। यानी अगर वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर कमी हो रही है तो फिर हम निगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ इंक्रीज था इसलिए हमने प्लस का 0.7 लिखा, अगर डिक्रीज होता तो माइनस का 0.7 लिखते। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू देखिए, पाई की वैल्यू हम तभी पुट करेंगे जब यहाँ पर इस तरीके का नंबर हो जो 7 से डिवाइड हो। चाहे तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाई की वैल्यू हम तब रखें जब ये 7 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर 7 से डिविजिबल है इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.4 पाई, और इसकी अगर वैल्यू रख दें तो 1.4 पाई की वैल्यू 22/7। तो ये 0.2 यानी 4.4 सेंटीमीटर। ध्यान है सरकमफ्रेंस का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, और चूंकि रेट ऑफ चेंज है इसलिए सेकेंड। तो dc/dt इक्वल कितना आ गया, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, ये रेट ऑफ चेंज इन सरकमफ्रेंस है कितना, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो गया रेट ऑफ चेंज इन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यानी वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इससे हमको ये पता चल गया कि अगर रेडियस 0.7 सेंटीमीटर हर एक सेकेंड में इंक्रीज कर रही है तो फिर सरकमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि हर एक सेकेंड में 4.4 सेंटीमीटर इंक्रीज करेगी। यहां से भी हमको पता चल रहा है कि इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इंक्रीज कर रही है, और निगेटिव आ रही है तो डिक्रीज कर रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट and width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute when x equal 0 centimeter and x equal 8 centimeter and y equal 6 centimeter. Find the rates of change of, पहला है the perimeter, second है area of rectangle. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है कि एक रेक्टेंगल है यानी आयत है जिसकी जो लेंथ है, लंबाई है वो x है, और वो डिक्रीज कर रही है यानी उसमें कमी हो रही है। और कमी किस रेट से हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 5 सेंटीमीटर हर एक मिनट में कम हो रही है। वेट y है यानी चौड़ाई जो है वो y है, और ये इंक्रीज कर रही है कितनी, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर हर एक मिनट में इंक्रीज कर रही है। अगर x की वैल्यू 8 हो, y की वैल्यू 6 हो, तो फिर रेट ऑफ चेंज पेरीमीटर यानी परिमाप
में रेट ऑफ चेंज, और एरिया यानी उसके क्षेत्रफल में हमें परिवर्तन की दर निकालनी है। ठीक, क्योंकि x और y यहाँ पे खुद दिया गया है, इसलिए हमें लेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए x जो है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी dx अपॉन dt, यानी रेट ऑफ चेंज इन x कितना है, डिक्रीज है, तो माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट लिखेंगे। और y इंक्रीज कर रहा है, यानी dy अपॉन dt कितना हो जाएगा, प्लस का 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, तो ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस में, ये इंक्रीज कर रहा है इसलिए प्लस में। x की वैल्यू कितनी 8 और y की वैल्यू कितनी 6। सबसे पहले फर्स्ट पेरीमीटर यानी परिमाप, तो परिमाप हमारा क्या हो गया, c अगर हो गया, परिमाप कितना होता है आयत का, 2 ब्रैकेट में x प्लस y, यानी रेक्टेंगल का परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2x प्लस y। डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt, इनकी वैल्यू पुट कर दें, तो 2 dx अपॉन dt माइनस का 5 और dy अपॉन dt प्लस का 5, -1 मल्टीप्लाई किया माइनस का 2, तो dc अपॉन dt कितना आया, माइनस का 2 आया। माइनस का मतलब डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर इक्वल -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी रेट ऑफ चेंज यानी जो हमारा परिमाप है उसमें परिवर्तन की दर कितनी है, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर हम रेट ऑफ चेंज लिखेंगे तो माइनस का 2 आंसर लिखेंगे, अगर हम ये लिखते हैं रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर डिक्रीजिंग, डिक्रीज बोल दिया तो प्लस का 2 लिख देंगे, क्योंकि डिक्रीज का मतलब ही है कि वो कम हो जाता है। तो इसका आंसर आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि पेरीमीटर है सेंटीमीटर में होगा पर मिनट। अब इसके बाद हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अब हम यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला इसके लिए लिखेंगे। तो एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई, तो सेकंड हमारा हो गया एरिया क्षेत्रफल, तो x इंटू वाई। डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा, x इंटू डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। इसमें वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू 8, डी वाई डी टी की 4 प्लस y की 6 और डी एक्स अपॉन डी टी की -5, तो ये हो गया 32 और ये हो गया माइनस का 30। आंसर कितना आया, प्लस का 2। ठीक, तो आंसर प्लस का 2 आया। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन एरिया, यानी एरिया जो उसका है वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो एरिया का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया उसका बढ़ेगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट पे। ठीक, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये हमारा था पहला एप्लीकेशन, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, जो कि इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। अब सेकंड हमारा एप्लीकेशन जो है, इसका अनुप्रयोग वो है अप्रोक्सीमेशन यानी सन्निकटन। इसकी सहायता से हम किसी भी फंक्शन की अगर पावर दी गई है या फंक्शन केवल दिया गया है तो उसकी हम वैल्यू आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे छोटे क्लास में हम लोगों ने सीखा, मान लीजिए ये लिखा है, इसका रूट फाइंड करना, तो हम लोगों ने बेसिक मेथड सीखा है जो कि 8th क्लास में सीखा है। लेकिन अभी हम अगर ये क्वेश्चन लिख दें तो फिर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, या फिर क्वेश्चन ये लिख दें तो फिर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालना आता है, क्यूब रूट भी कुछ फंक्शनों का हम निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी कोई पावर लगी है तो उसकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, वही हम लोग सीखेंगे अप्रोक्सीमेशन में। यहां से जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, नाम ही पता है सन्निकटन, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी लेकिन लगभग आएगी। तो अब हम इसको किस तरीके से सीखेंगे, तो जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला पढ़ा था उसी फॉर्मूले से यहाँ पे फॉर्मूला निकाला गया है। तो यहाँ फॉर्मूला यूज होगा f x प्लस h इक्वल h इंटू f डैश x प्लस एफ एक्स, यानी जो फंक्शन होगा वो हमारा एफ एक्स हो गया, उसका डेरिवेटिव होगा वो एफ डैश एक्स हो गया। जो भी वैल्यू होगी उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, x प्लस h, यानी या तो प्लस और माइनस के फॉर्म में
या तो दोनों को प्लस लगा के हम फाइंड कर लेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू हम रखेंगे। देखिए कितनी आसानी से इसकी वैल्यू निकलेगी। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे सभी को पता है कि रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414, ये हम लोगों ने निकालना सीखा है और नॉर्मली हम लोग कई जगह इसका यूज भी करते हैं। लेकिन अब मैं इसी तरीके से आपको इसकी वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, अप्रोक्सीमेट आएगी और खुद देखिएगा जो हमारा बेसिक मेथड है वो और ये जो हमारा मेथड है किससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन हमारा हो गया √2, ठीक। अब समझिएगा कि हम इसमें फंक्शन को कैसे लेट करते हैं। लेट fx इक्वल, देखिए चाहे रूट लगा हो चाहे कुछ पावर लिखिए, जैसे अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन लिख दिया गया तो हमें क्या करना है, हमें पावर को छोड़कर बाकी जो लिखा है उसको x लेट कर लेना है। तो फंक्शन क्या बन गया x की पावर 1/3, ठीक। तो यहाँ पे √2 है, या हम इससे ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ, तो इसको हमें x लेट कर लेना है तो फंक्शन क्या बन गया √x। तो लेट fx इक्वल √x। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि फंक्शन हम कैसे जानेंगे। सिंपल सा, चाहे इस तरीके से कोई भी पावर लगी हो, पावर जो है वो लगी रहने दीजिए और इसकी जगह x लिख दीजिए, वही हमको फंक्शन लेट करना है। तो fx हो गया √x। अब इसे हमें डिफरेंशिएट कर लेना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हम लोग चूंकि पढ़ ही चुके हैं √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x, तो 1/2 √x, ठीक। अब यहाँ पर मेन चीज है कि हम x क्या माने और h हम क्या माने, ये महत्वपूर्ण है। देखिए हम यहाँ पे रूट निकाल रहे हैं, यहाँ कितना लिखा है 2, तो 2 के आसपास ऐसा नंबर जिसका रूट हम जानते हैं, जैसे 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट 3 होता है, इस तरीके से। तो 2 के आसपास ऐसा नंबर जिसका रूट हम जानते हैं, तो देखिए 1 का भी रूट हम जानते हैं 1 होता है और 4 का रूट भी जानते हैं 2 होता है, लेकिन 5 में कौन सा हुआ 1। 5 का मतलब इसलिए है अगर हम पास में वैल्यू देखेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और थोड़ा दूर वैल्यू लेंगे तो हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन टफ पड़ जाए, इसलिए। तो 2 के आसपास ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पता है 1। पता का मतलब ये नहीं कि √2 का भी पता है, पता का मतलब ये है कि जो रूट आए वो एक हमारा नेचुरल नंबर हो, ठीक। तो x की वैल्यू हो गई 1, तो जब x की वैल्यू 1 हो गई तो 1 में हम क्या ऐड करेंगे, क्या माइनस करेंगे 2 मिले, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तब हमें 2 मिलेगा, तो वो h की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। यानी इनका सम करने पर यही चीज मिलनी चाहिए जो यहाँ लिखी है। अगर माइनस करने पर मिलता तो माइनस का h हो जाता, ठीक। तो h की वैल्यू प्लस में या माइनस में हो सकती है। अब ये जो फॉर्मूला लिखा है हम इसको यूज करें, तो हम इसमें लिखे पहले, तो fx प्लस h इक्वल h इंटू f डैश x प्लस fx। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें, तो x की वैल्यू 1 और h की वैल्यू 1। ये पहले फंक्शन लिख दें, तो डेरिवेटिव क्या है 1/2 √x और फंक्शन क्या है √x। ये हो गया f2, ये हो गया 1/2 और x की वैल्यू कितनी 1। तो देखिए जब यहाँ fx है तो यहाँ √x है, जब यहाँ f2 होगा तो ये √2 होगा। 1/√1 पता है 1 होता है, तो 2 + 1, हाफ का मतलब 0.5 और प्लस 1, तो कितना आया 1.5। तो √2 की वैल्यू कितनी आई 1.5। अब आप खुद देख लीजिए, जो बेसिक मेथड है उससे वैल्यू आती है 1.414 और जो हमारा ये मेथड है उससे वैल्यू क्या है 1.5। अप्रोक्सीमेटली तो वैल्यू आई है भाई 1.414 है और ये 1.5 है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो खुद देखें कि ये हमारा कितना आसान तरीका है, समझाया इसलिए टाइम लगा, वरना आप अगर लगाएंगे तो और इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है 26.57 होल पावर इसकी 1/3। तो देखिए स्क्वायर रूट निकालने का तो बहुत ही बेसिक हमारा मेथड होता है, लेकिन क्यूब रूट हर एक फंक्शन का हम आसानी से नहीं निकाल सकते। अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले फंक्शन को हम लेट करेंगे, तो अभी मैंने बताया था कोई पावर हो मतलब नहीं, जो यहाँ पर है उसको एक्स लेट कर लें, तो x की पावर हो गया 1/3, ये हमारा फंक्शन हो गया।
इसको डिफरेंशिएट कर लें तो 1/3 x की पावर -2/3, भाई 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, अपॉन में ले आए तो ये हो गया 1/3 x की पावर 2/3। अब हम फंक्शन में वैल्यू रखने से पहले हम x और h को लेट करेंगे। देखिए तो 1/3, अब बेसिक रूल हमारा ये है कि जो भी पावर है उसके अपॉन में जो लिखा है, ठीक। अब यहाँ नंबर है 26.57, तो इसके आसपास ऐसा नंबर जिसको हम पावर 3 में लिख सकते हैं, तो 26.57 के आसपास ऐसा नंबर जिसको हम क्यूब में लिख पाए वो कितना होता है 27 को 3 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। अब देखिए 27 में से हम क्या ऐड करें कि ये मिले, तो भाई ऐड तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कम है, तो हम क्या माइनस करें, तो अगर 27 से 0.43 अगर हम माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा, तो h की वैल्यू माइनस का 0.43। अगर इसमें से इसको माइनस करना पड़ रहा है तो माइनस की, और इसमें से इसको ऐड करना पड़ रहा है कुछ तो प्लस का। अब जो फॉर्मूला ये है इसमें हम वैल्यू रखेंगे x प्लस h, ध्यान रहे जो h की वैल्यू वही रखें, तो -0.43 इंटू f डैश x की वैल्यू 1/3 और x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3, ये हो गया 26.57 इक्वल माइनस का 0.43/3 और x की वैल्यू कितनी 27 पावर 2/3 प्लस 27 की पावर 1/3। तो देखिए जब fx है तो x की पावर 1/3, जब f इतना है तो 26.57 की पावर 1/3, तो 26.57 की पावर 1/3 इक्वल माइनस का 0.43/3। अब 27 को क्या लिखेंगे 3 क्यूब, यहां भी वही लिखेंगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। देखिए तो यहाँ पावर है 3 और यहाँ होल पावर है 2/3, तो 3 कैंसिल, 3 की पावर कितना बचा 2 और 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27, और यहाँ 3 की पावर 3 और ये पावर कैंसिल, कितना बचा 3, एलसीएम मिल गया, तो ये हमारा हो गया 80.57/27, तो 26.57 होल पावर 1/3, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.984, ठीक। तो अब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। भाई अगर यहाँ 27 होता उसका 1/3 पावर करते तो 3 आंसर आता, अब ये 27 से थोड़ा सा ही तो कम है, तो जो आंसर आएगा वो भी 3 से थोड़ा सा कम आएगा, तो देखिए थोड़ा सा कम है 2.984। तो आई होप कि आपको अप्रोक्सीमेशन जो है वो समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का है, एक फंक्शन हमें पहले से दे दिया जाएगा, तो फंक्शन दे दिया गया 3x² + 15x + 5, फाइंड द f 3.02। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एक तो हमारा बेसिक तरीका है, यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम x के गए 3.02 लिखते हैं, तो यहाँ 3.02 x के गए, यहाँ 3.02। अब देखिए अब यहाँ पर पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ऐड करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, जबकि यहाँ पे स्क्वायर है। अभी यहाँ पावर और बड़ी हो जाए तब तो और दिक्कत होगी, क्यूब हो जाए, पावर 4 हो जाए, तो हम इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो और आसान है क्योंकि फंक्शन को लेट करना ही नहीं दिया गया है सीधे, तो fx इक्वल ये हो गया, डिफरेंशिएट करते हैं ये, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x क्या मानना है और h क्या मानना है, बहुत इजीली है यहाँ पे समझना। वैल्यू कितनी रखनी है x के लिए 3.02, तो फुल वैल्यू कितनी है 3, तो x हो गया 3 और h हो गया 0.02, ठीक। जो भी पॉइंट से पहले है वो x की वैल्यू हो जाएगी और जितना भी पॉइंट के बाद है वो हमारी h की वैल्यू हो जाएगी, सिंपल तरीका हमारा। तो 0.02 ये हमारी h की वैल्यू हो गई। अब फॉर्मूला सीधा सा, तो 3 + 0.02 इक्वल h की वैल्यू 0.02 और f डैश x की 6x + 15 और प्लस fx की वैल्यू हमारी 3x² + 15x + 5। बस अब क्या है इसमें x की वैल्यू पुट कर दें, ये हो गया 0.3.02 0.02 6 और x की वैल्यू कितनी 3 + 15
प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5। कैलकुलेट कर ले। 0.02 ये कितना हो गया 18 और इसको तो ये 33 प्लस 3 स्क्वायर यानी 9 9 3 27 और ये कितना 45 प्लस 5 तो 3.02 इक्वल इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 0.66 और इनको ऐड कर दें तो ये हो गया 50 और ये 70। तो फंक्शन f 3.02 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 77.66। देखिए कितना आसानी से आ गया सॉल्व करने पर। और अगर हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट x की वैल्यू रखें तो हमारा क्वेश्चन में कितना कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। तो आई होप कि जो सेकंड एप्लीकेशन था अप्रोक्सीमेशन यानी सन्निकटन वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।